मैथमेटिक्स में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब होता है, अभी तक आपने पढ़ा हुआ है अवकलज कि किसी भी फलन का अवकलन करके उसका अवकलज ज्ञात कैसे करते हैं। और अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि वो जो कुछ भी अभी तक सीखा कि अवकलन करके अवकलज ज्ञात करते थे, उस अवकलज का हम यूज़ कहाँ करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब है अवकलज के अनुप्रयोग। वो जो अवकलज हमने ज्ञात करने सीखे हुए हैं उनका यूज़ कहाँ होगा, किस काम के लिए करेंगे, वो अब हम सीखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कोई पढ़ाई करते हैं तो उसका कोई यूज़ होता है ना हमारी लाइफ में। ऐसे ही अवकलज हमने करना सीखा हुआ है, अवकलज निकालना सीखा है, तो हम उसका कहाँ पर प्रयोग कर देंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे देना चाहता हूँ। संक्षिप्त रूप में ये बता देना चाहते हैं कि अवकलज का यूज़ आप कहाँ कहाँ पर किया करेंगे। ठीक है, और फिर उनकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे एक एक को लेकर के। सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इसका मतलब होगा राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर कहने का मतलब है कि कोई भी राशि किसी दूसरी राशि के सापेक्ष कितनी तेजी से बढ़ रही है या घट रही है, बदल रही है, इसके बारे में हम इसका पता लगा सकते हैं और इसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं अवकलज की मदद से। जैसे आप देखिए कि कोई भी चीज़ है, एरिया है किसी चीज़ का, जैसे सर्कल ही हमने ले लिया, वृत्त ले लिया। अब वृत्त एक ऐसा बना हुआ है, मान लिया कि उसके रेडियस लगातार बढ़ते जा रही है। तो अब आप तो जानते हैं क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या पर डिपेंड करता है। वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब अगर त्रिज्या बढ़ रही है इसका मतलब क्षेत्रफल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कितनी त्रिज्या बढ़ने से कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, इसके बारे में हम स्टडी करके आपको बता सकते हैं कि अगर रेडियस में 1 की वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि आ जाएगी, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और राशियों का मतलब सिर्फ क्षेत्रफल से ही नहीं होगा, राशि कोई भी ले सकते हैं, क्षेत्रफल, आयतन, वक्र पृष्ठ, कुछ भी हम ले सकते हैं, हाइट ले सकते हैं, डिस्टेंस ले सकते हैं, राशि कोई भी हो सकती है। उसके परिवर्तन की दर किसी एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि कितनी तेजी से बदलती है, बढ़ती है या घटती है, वो सारा कुछ हम इसमें स्टडी करेंगे। दूसरा आपका लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व एट अ पॉइंट। कहने का मतलब यूं कि अगर हमारे पास एक ही एक कर्व है, कर्व मतलब हमारे पास एक ये वक्र है, इस वक्र पर आपको कोई एक पॉइंट दे दिया गया कि लो भाई इस वक्र पर ये एक पॉइंट भी है। अब आपसे ये कहा जा सकता है कि इस वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब ऐसे एक ऐसी लाइन जो इस वक्र को क्या करेगी, टच करके जाएगी, ऐसा स्पर्श करते हुए जाएगी। आप इसकी समीकरण निकाल सकते हो। समीकरण, ये भी तो एक लाइन है, रेखा है। क्लास 11th में आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, सरल रेखा। उस सरल रेखा के हिसाब से ये भी तो एक सरल रेखा हुई। तो हम चाहें तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण आपको बता सकते हैं और उसमें हम किसका उपयोग करेंगे, अवकलज का उपयोग करेंगे। और न सिर्फ टेंजेंट का, बल्कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस बिंदु पर इस वक्र की स्पर्श रेखा, तो आपने बता दी, क्या आप अभिलंब बता सकते हैं। अभिलंब मतलब ऐसा जो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंबवत हो, इसको हम अंग्रेजी में बोला करते हैं नॉर्मल, हिंदी में अभिलंब। तो किसी भी वक्र के किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा का समीकरण भी आपको बता सकते हैं और हम अभिलंब का समीकरण भी आपको बता सकते हैं। और उसके लिए हम मदद किसकी लेंगे, अवकलज की। वहां पर भी अवकलज का यूज करेंगे और ये कर सकते हैं काम हम। थर्ड, फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग को हिंदी में बोलते हैं वर्धमान फलन। इंक्रीज होना, बढ़ना, और डिक्रीज होना, घटना।
इसको हम बोलते हैं वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। कहने का मतलब यूं, वर्धमान फलन कैसे कहते हैं, ह्रासमान फलन कैसे कहते हैं। आप देखें, अगर कोई फलन आपके पास ऐसा है जो x के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, इस प्रकार का फलन है, जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे fx भी बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे फलन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब वर्धमान फलन। और अगर कोई फलन हमारे पास ऐसा है जो x के बढ़ने पर, x जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसका fx वैसे घटते चला जाता है, ऐसा अगर कोई फलन आपके पास है, x जैसे जैसे बढ़ रहा है fx वैसे वैसे नीचे आ रहा है, देखो, तो इस प्रकार के फलन को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन मीन्स बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन मीन्स ह्रासमान फलन। तो कौन से फलन वर्धमान फलन है, कौन से फलन ह्रासमान फलन है, हम ये भी अवकलज के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे। मतलब इसका पता लगाने के लिए ना अवकलज का प्रयोग किया जा सकता है। देखो कितना अच्छा अच्छा यूज है। चौथा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का मान का सन्निकटन कर सकते हैं। सन्निकट मान ज्ञात करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। सन्निकट मान कैसे ज्ञात करने में उपयोग कर सकते हैं, ऐसा बाई चांस सोचिए, अगर मैं आपको देता हूं कि बताइए मुझे √49 की वैल्यू बताइए, आप क्या बताएंगे? बड़ी इजीली आप बता देंगे दैट √49 विल बी इक्वल टू 7। बट अगर मैं आपसे पूछ लूं √49.76 इसका मान बताइए, अब आप ये तो बता सकते हो कि इसकी वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग आएगी, पर वो समथिंग क्या होगा यू कांट टेल, आप बता ही नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन अवकलज का अगर यूज करना सीख जाओगे आप तो आप ये भी बता सकते हो। फिर इस वैल्यू को पता लगाने के लिए भी हम अवकलज का यूज करते हैं। इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का सन्निकट मान अगर हमको पता लगाना है उस वक्त भी हम अवकलज का उपयोग कर सकते हैं। और न सिर्फ अंडर रूट के लिए, बल्कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए मुझे 64⁻⁴ की वैल्यू, ऑब्वियसली आप 4 बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा 64.52 इसकी पावर 1/3, तो इसकी वैल्यू बताने में आप नहीं बता सकते हो डायरेक्टली। लेकिन अगर हम अवकलज का यूज करना सीख जाएंगे तो हम इसका मान भी आपको बता सकते हैं। इतना बढ़िया बढ़िया यूज होता है डेरिवेटिव का। और न सिर्फ पावर 1/2, 1/3, पावर 1/2 भी, 1/10 भी लगी हो ना, आप बता सकोगे। ये इतना अच्छा यूज है देखिए डेरिवेटिव का। ऐसा ही मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, इसे हम फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ठ भी कहते हैं। फलन का उच्चिष्ठ मान तथा निम्निष्ठ मान, ये क्या होता है? बाई चांस कभी कोई फंक्शन आपको ऐसा मिल गया इस तरीके का, अब हमको ये पता लगाना है, केवल हमको फलन लिख के दिया गया, ग्राफ नहीं दिया गया, और हमको ये पता लगाना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हम डेरिवेटिव के हेल्प से कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको। ग्राफ बनाएंगे नहीं, कैलकुलेशन करेंगे थोड़े से और आपको बता सकते हैं कि इस ये जो फलन दिया गया है इस फलन की मैक्सिमम वैल्यू होगी ये, और x की किस मान पर वो मैक्सिमम होगा वो भी हम आपको बता सकते हैं कि x की इस वैल्यू के लिए फलन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और कितनी होगी, किस वैल्यू, देखो x की किस वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम होगा ये भी बता सकते हैं, मैक्सिमम होगा तो कितना होगा ये भी बता सकते हैं। ऐसे ही मिनिमम के लिए भी आपको बता सकते हैं,
अगर ऐसा कोई फलन दिया है, x की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन मिनिमम होगा, वो x का मान आपको बता देंगे हम। मिनिमम होगा तो वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ये भी हम आपको बता सकते हैं, अवकलज के अनुप्रयोग से, अवकलज की पढ़ाई से आपको बता सकते हैं। तो अवकलज के अनुप्रयोगों में इतने सारे अनुप्रयोग होंगे हमारे सिलेबस में हैं। आई होप कि ये जो झलक मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है आपको कुछ बातें समझ में आ गई हैं। अब इसमें से एक एक को हम बारी बारी से स्टडी करते जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला हम जो स्टडी करेंगे वो होगा टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के परिवर्तन की दर। तो आप प्लीज इससे नोट करें, इसके बाद हम इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, तो नोट करिए जल्दी से। पढ़ा हुआ है, जैसे आपने अवकलज का एक सिंबल पढ़ा हुआ है डी डी एक्स ऑफ वाई, ये पढ़ते आए हैं। इसको नॉर्मली हम क्या बोलते थे, एक्स के सापेक्ष। इसको हम बोलते हैं एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलज, यही तो कहा जाता है। ये तो इसको हम बोलते हैं एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलज। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका मीनिंग क्या है? इसके दो मीनिंग हैं। एक तो मतलब ये है राशि एक्स के सापेक्ष वाई के परिवर्तन की दर, एक इसका ये मतलब है। राशि एक्स के सापेक्ष राशि y के परिवर्तन की दर, राशि y के परिवर्तन की दर, एक तो ये मीनिंग है इसका। दूसरा एक मीनिंग और है जो कि आपको बताया जा चुका है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या है। ये तो फिजिकल मीनिंग है। देखो ये इस डी डी एक्स ऑफ वाई का क्या है, फिजिकल मीनिंग। इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है, ज्यामिति के हिसाब से। क्या मतलब होता है कि आप किसी भी वक्र का किसी भी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये और क्या शो करती है, किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ज्यामिति के हिसाब से देखोगे तो ये मतलब रहेगा इसका। ठीक है, तो इसके और ये क्या है, ये हम पढ़ते समय यूज करते हैं। ये रीडिंग पर्पस के लिए है कि कोई पूछेगा इसका मतलब क्या है, तो पढ़ने के लिए क्या बताओगे, x के सापेक्ष y का अवकलज। फिजिकल मीनिंग क्या होगा इसका, x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर। ज्यामिति के हिसाब से इसका क्या मतलब है, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता। ये पहले बताया जा चुका है आपको, ये इसके मतलब है। उसमें से ये वाली जो चीज है ये हमें आज स्टडी करनी है। कोई भी राशि ले लो, जैसे मैंने राशि के बारे में बताया कि राशि कोई भी हो सकती है, क्षेत्रफल, आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, इस प्रकार का कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है। तो कोई भी राशि हो तो इसके परिवर्तन की दर हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे हम आपसे बोलें कि बाई चांस एक सबसे आसान एग्जांपल ले लेते हैं वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी जानते हैं, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। आप जानते हैं आर वृत्त की क्या है, रेडियस। ये सर्कल है, आर उसकी रेडियस, और ये वृत्त का क्षेत्रफल है। अब आप देख रहे हैं कि जो क्षेत्रफल है वो किस पर निर्भर करता है, वृत्त की त्रिज्या पर। पाई तो अचर है, इसका मतलब अगर त्रिज्या बदलेगी तो वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बदल जाएगा। इसका मतलब है रेडियस जैसे जैसे बदलते जाएगी, अगर रेडियस बढ़ रही है तो एरिया भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। रेडियस अगर घटेगी तो एरिया भी घटेगा। त्रिज्या के अनुसार क्षेत्रफल क्या होगा, बदलेगा। तो अगर हम आपसे ये बोलें कि
त्रिज्या के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बताइए। तो आप इसे कैसे प्रदर्शित करोगे, बता सकते हैं आप मुझे? क्योंकि त्रिज्या के अनुसार क्षेत्रफल बदलेगा, तो त्रिज्या के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। इसको देखो, राशि x के सापेक्ष राशि y के परिवर्तन की दर, जिसके सापेक्ष होगा वो नीचे रहता है और जिसके परिवर्तन की दर निकालनी रहती है वो ऊपर रहता है। किसके सापेक्ष चाहिए? त्रिज्या के सापेक्ष। किसके परिवर्तन की दर चाहिए? क्षेत्रफल के। तो क्या लिखा जाए इसको? ddr ऑफ a लिख दिया जाए। समझ आ गया आपको? नहीं समझ आया? हम ऐसा और भी कुछ आपको बोल सकते हैं। किसी चीज का बाई चांस आयतन आ गया, वृत्त में तो आयतन होता नहीं भाई, और भी किसी चीज का आयतन आ गया, जैसे हमने बोल दिया आपको त्रिज्या के सापेक्ष, ये वृत्त के लिए है ऐसा नहीं है, कोई भी हम ले सकते हैं। अब आपको सिंबल सिखा रहे हैं केवल। त्रिज्या के सापेक्ष त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। क्या आप बता सकते हो इसको कैसे लिखा करोगे? ddr ऑफ आयतन को किससे लिखते हो? v से। तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर हो गई। अच्छा, अगर हम बोले त्रिज्या के सापेक्ष पृष्ठ क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, उसको आप कैसे लिखोगे? ds अपॉन dr, सरफेस एरिया होता है ना। त्रिज्या के सापेक्ष वक्र पृष्ठ के परिवर्तन की दर, तो ddr ऑफ c, वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं ना उसको, इसलिए c लिख दो। जैसे हम आपसे बोल दें समय के सापेक्ष और किसी के भी परिवर्तन की दर बोल दें, समय के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर बोल दें, तो dt ऑफ v ऐसे लिखोगे आप। तो इस तरह से किसी के भी सापेक्ष किसी दूसरे राशि के परिवर्तन की दर अगर आप निकाल रहे हैं तो ये उसका प्रतीक होगा, ये उसका सिंबल होगा। समझ आ रही कुछ हमारी बात आपको? अच्छा, एक चीज और, अगर किसी के सापेक्ष कोई राशि बदल रही है तो बदलने का मतलब बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अगर किसी राशि के सापेक्ष कोई राशि बढ़ रही हो तो उसका इसकी वैल्यू प्लस में लीजिएगा, लेकिन अगर कभी बता दें कि इसके सापेक्ष राशि घट रही है तो आप उसी का सिंबल का निशान कैसा बना देंगे? माइनस में भी ले सकते हैं। समझ आ रहा है? अच्छा, एक चीज और, कोई राशि जिसे आप देखो, क्षेत्रफल के बारे में अगर मैं बात करता हूं, फिर से आता हूं वृत्त के क्षेत्रफल पर। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या पर। तो क्षेत्रफल त्रिज्या पर निर्भर करता है, इसका मतलब क्षेत्रफल त्रिज्या के सापेक्ष बदलेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्षेत्रफल जिस पर निर्भर करता है ये खुद किसी और पर डिपेंड करती हो। तो क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या पर। और ऐसा हो सकता है कि त्रिज्या किस पर निर्भर करती हो? किसी दूसरी चीज पर। किस पर? टाइम पर। रेडियस जब बदलेगी तो एकदम से तो बदल नहीं जाएगी कि टाइम बीत ही नहीं पाया, त्रिज्या बदल गई। जैसे जैसे रेडियस बदलेगी टाइम भी वैसे वैसे गुजर रहा होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि त्रिज्या खुद समय के सापेक्ष बदल रही हो। तो इसके लिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एरिया की अगर मैं बात करूं, जिसको हमने वृत्त का क्षेत्रफल लिया है, इसके लिए हम दो तरह से बात कर सकते हैं। पहला, क्षेत्रफल त्रिज्या के सापेक्ष अगर बदल रहा है तो उसके लिए क्या सिंबल बनेगा? ddr ऑफ a, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्षेत्रफल तो त्रिज्या के अनुसार बदल रहा है लेकिन त्रिज्या खुद टाइम के अनुसार बदल रही है। तो यह भी हो सकता है कि जो क्षेत्रफल होगा वो भी टाइम के अनुसार बदल रहा होगा, यह भी तो हो सकता है। dt ऑफ a, समय के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, ऐसा भी हो सकता है। फिर उस वक्त इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्यों? क्योंकि जो a है वो डायरेक्ट t पर निर्भर नहीं करता, a किस पर निर्भर करता है? r पर। तो a बदलेगा r के अनुसार,
अब आर किसके अनुसार बदलेगी? टाइम के अनुसार। इसलिए ऐसा कैलकुलेशन के लिए फिर हमको चैन रूल लगाना पड़ता है। चैन रूल लगाना पड़ता है मतलब ए को पहले किसके सापेक्ष अवकलन करोगे? आर के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि ए आर पर निर्भर करता है। और आर को फिर किसके सापेक्ष करोगे? टी के सापेक्ष, क्योंकि आर टी पर निर्भर करते हैं। तो उस वक्त फिर हमको चैन रूल यूज करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो क्षेत्रफल होगा उसके त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और अगर समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी हो तो फिर हमको चैन रूल लगाना पड़ेगा। पहले क्षेत्रफल को त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालेंगे, गुणे डी आर बाई डी टी करेंगे। और ये चैन रूल आपको मालूम है, जो एरिया है वो किसका फलन है? रेडियस का। तो पहले इसको रेडियस के सापेक्ष अवकलन करिए और फिर रेडियस का समय के सापेक्ष अवकलन करिए। इस तरह से आप किसी भी राशि के परिवर्तन की दर किसी दूसरी राशि के सापेक्ष निकाल सकते हैं। बस इतना सही है, और कुछ ज्यादा खास नहीं है। डी ए अपॉन डी आर लिख रहा हूं, इसका क्या मतलब है? डी ए का मतलब है इसका मतलब है क्षेत्रफल में परिवर्तन। और इसका क्या मतलब है? त्रिज्या में परिवर्तन। देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, इसका एक और मतलब देखो। आप सोचिए कितने सारे मतलब हैं, तो एक बात के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। इसका भी अपना एक मीनिंग है, उस मीनिंग को समझने की कोशिश करें। क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे त्रिज्या में परिवर्तन। अच्छा ये बताइए, अगर कहीं पर जैसे आप साइंस वगैरह पढ़ते हैं, फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें आप पढ़ा करते हैं अगर Q अपॉन T बराबर I लिखा है तो हम इसको कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं एकांक समय में जो राशि अपॉन में होती है उसको हम यूनिट बता देते हैं, एकांक कर देते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। याद आया कुछ आपको? अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको बोल देते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। तो जो राशि नीचे होती है ना उसको आप यूनिट बोल दिया करते हैं, एकांक कर देते हैं। तो क्या आप इसका बता सकते हैं इसका क्या मीनिंग है? त्रिज्या में देखो मैं बताता हूं, आप सुनिए। त्रिज्या में एकांक परिवर्तन होने पर क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन, यह इसका मीनिंग है। क्या मीनिंग है? त्रिज्या में एकांक परिवर्तन होने पर क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये भी एक इसका मतलब है बेटा। तो जब कभी आप ये ऐसा निकाला करोगे ना, इसका ये एक मतलब ये भी है क्या कि अगर हम त्रिज्या में एक का परिवर्तन करते हैं, यूनिट का चेंज करते हैं, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा, इसका ये भी मतलब है। जैसे बाई चांस मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं कि हमने डी ए अपॉन डी आर निकाला और उसकी वैल्यू 5 आ गई, 5 आ गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब आप त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर का परिवर्तन करोगे तो क्षेत्रफल में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का परिवर्तन आ जाएगा, ये इसका मतलब है। रेडियस आप कितनी बढ़ाओगे? केवल 1 सेंटीमीटर, पर क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन आएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका यूनिट आप जानते हो क्या होगा? लिखेंगे क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर, इसका ये मात्रक लिखा करेंगे। तभी तो पता चलेगा कि त्रिज्या में जब 1 सेंटीमीटर का आपने बदलाव किया, त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि की, तो क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर वृद्धि हो गई उसमें। यह भी इसका अपना एक मतलब है। रेडियस में एकांक वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में जो वृद्धि आएगी वही तो डी ए बटे डी आर होता है। समझ आ रहा है कुछ आपको? अब ये तो हमने सारी चीजें बताई, मीनिंग बताया, आपने समझा। क्या आपको समझ में आया?
इसमें और बातें क्लियर होंगी अगर आप एक आध क्वेश्चन लगा लेते हैं तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो क्या हम लगा लें एक आध क्वेश्चन, जैसे आपकी इजाजत हो लगा लिया जाए? ठीक है, एक आध क्वेश्चन लगा लेते हैं। एग्जाम्पल 1 पे लिखा हुआ है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करिए। अब देखो उन्होंने क्या बोला, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो क्या आप मुझे इसका प्रतीक बता सकते हैं? मैं क्या लिखूं इसको? क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर चाहिए और त्रिज्या के सापेक्ष क्या लिखना चाहिए? डी डी आर ऑफ ए, ये हमको ज्ञात करना है। जब r बराबर 5 सेंटीमीटर, r की वैल्यू कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर दिया गया है। समझ आया आपको? अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है ये a क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। यहां पर आप लिख सकते हो माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। तब ये मालूम करना ये दी गई है। सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दोगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमको तो डी डी आर ऑफ ए चाहिए, तो निकालो भाई। इसका क्या मतलब है? आर के सापेक्ष अवकलन, आर के सापेक्ष इसका अवकलन करिए। पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2r। तो डी डी आर ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई आर। लेकिन आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। तो अब आर की जगह 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब डी डी आर ऑफ ए एट आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब जब r का मान 5 सेंटीमीटर है उस समय डी डी आर ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r की जगह पर 5। ये कितना आ गया? 10 पाई। क्या आप बता सकते हैं मुझे इसका यूनिट क्या लिखा जाए? ऊपर एरिया, नीचे रेडियस। एरिया का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर। तो त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर कितनी आ गई? 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब निकलता है कि जब आप त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करोगे तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाया करेगा? 10 पाई वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाया करेगा क्षेत्रफल। तो रेडियस में कितना परिवर्तन? केवल 1 का, और क्षेत्रफल 10 पाई बढ़ जाएगा हर बार। ये इसका मीनिंग आ गया। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल 2 पे है बेटा, एक घन का आयतन देखो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन बढ़ रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से। आयतन को किससे लिखते हैं? v से। ये आयतन के वृद्धि की दर दी गई है। बताइए इसका सिंबल क्या बनाया जाए? ऊपर आयतन की वृद्धि है तो dv, और नीचे टाइम है तो dt। नहीं समझ में आया? समय के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर हमको दी गई है। यदि इसके कोर की लंबाई, घन की कोर का मतलब उसकी भुजा, कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, माना घन की कोर A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है? क्या पूछा गया है, बता सकते हैं? घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के वृद्धि की दर। पृष्ठ क्षेत्रफल को किससे लिखोगे? सरफेस एरिया एस से लिखोगे। तो एस के वृद्धि की दर कैसे लिखी जाएगी? डी डी टी ऑफ एस। समय के सापेक्ष आयतन की वृद्धि दी गई है, समय के सापेक्ष पृष्ठ क्षेत्रफल की वृद्धि की दर पूछी गई है आपसे, बस। उसमें बीच में कोर का मान 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब आप एक काम करिए, सबसे पहले घन का आयतन का सूत्र आप जानते हैं। v बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब
घन का आयतन होता है भुजा Q। अब हम इसका क्या करेंगे, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी डी टी ऑफ V, बताइए क्या करा जाए, चैन रूल लगेगा क्योंकि फलन किसका है, A का, अवकलन तो आप T के सापेक्ष कर रहे हो, तो क्या करेंगे A क्यूब का पहले A के सापेक्ष अवकलन करिए और फिर A के लिए क्या लिख दीजिए, डी डी टी ऑफ A। इतना समझ में आ गया सभी को। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी डी टी ऑफ V की। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो आप, 9 लिख सकते हो। तो 9 इज इक्वल टू 3, A की जगह पर क्या लिख देंगे 10 और स्क्वायर कर देंगे तो 100 इंटू डी डी टी ऑफ A। 3 से हमने इसको कर दिया, 3 3 9, 100 इधर बटे में आ जाएगा। डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 अपॉन 100। क्या आप यूनिट बता सकते हो इसका, ए है घन की कोर भुजा, इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर, और नीचे टाइम, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। इसका मतलब है हर सेकंड घन की जो भुजा है वो 3 अपॉन 100 सेंटीमीटर बढ़ जा रही है 1 सेकंड में। और अगर इसको सॉल्व कर ले 0.03 बन जाएगा ये। तो 1 सेकंड में घन की भुजा 0.03 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, ये इसका मतलब है। लेकिन हमारा आंसर नहीं आया, हमें तो डी डी टी ऑफ एस चाहिए। अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल किसी को पता है क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं मालूम, 6a², बिल्कुल सही, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। इसमें देखिए कुछ फॉर्मूले यूज होंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई। फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो आप फॉर्मूले याद करके आइए मेंसुरेशन के। फिर भी अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मूले लिख के आपको दिखा देंगे सारे एक साथ, ठीक है। ठीक है, हमको तो ds अपॉन dt चाहिए, तो इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। डी डी टी ऑफ s इज इक्वल टू, देखो s किसका फलन है, a का, पर अवकलन तो हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उसके लिए, चैन रूल। पहले a² का a के सापेक्ष करो, कितना आएगा 2a। अरे a² का 2a नहीं आ जाएगा, 2a का इससे गुणा करा दो और फिर dA अपॉन dt आपको लिखना पड़ेगा। 12 a की जगह पर क्या लिखा जाए 10, dA अपॉन dt निकाल चुके हो आप, 3 अपॉन 100। एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दिया, एक 0 से एक अंक पे पॉइंट लग गया और ये आ गया 3.6। सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का सेकंड, मतलब एक सेकंड में 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाया करेगा। अब हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा हुआ है, इसको घर में प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।